तो अकाउंटिंग की जनरल एंट्रीज की तरह बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग में जो जनरल एंट्रीज बनती हैं उसको हम कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल प्योर जनरल एंट्रीज होंगी, लेजर अकाउंट्स होंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, जब हम कॉस्ट रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम लोग कॉस्ट को फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ मिक्स कर दें या कॉस्ट के अलग रिकॉर्ड बनाएं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग होंगे। तो अगर वो डिफरेंट रिकॉर्ड हैं तो उन्हें नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग बोलते हैं या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग बोल देते हैं, और अगर वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ मिक्स होते हैं तो उन्हें इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग बोल देते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के बारे में। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, दोनों के सेपरेट रिकॉर्ड है, सेपरेट अलग अलग प्रॉफिट निकलेगा क्योंकि दोनों में अलग अलग मेथड होता है अकाउंटिंग करने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट मेथड होता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंट मेथड होता है। दोनों अलग है, दोनों का प्रॉफिट अलग अलग आएगा, दोनों की स्टॉक की वैल्यूएशन अलग आएगी। बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम रिकॉन्सिलेशन में ये भी सीखेंगे कि दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है और उसे कैसे रिकॉन्साइल हम कर पाए। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हम फाइनेंशियल लेजर बनाते हैं। आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, अदरवाइज जो लेजर अकाउंट लेजर बनाते हैं हम लोग, लेजर में हमने देखा था सारे अकाउंट बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली लेजर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है डेटर्स लेजर जिसमें सभी डेटर्स के अकाउंट बनाए जाते हैं। एक होता है क्रेडिटर्स लेजर जिसमें सारे क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाए जाते हैं, और बचे हुए सारे अकाउंट जनरल लेजर में बनाए जाते हैं जिसे हम जीएल के नाम से प्रैक्टिकली जानते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 3 लेजर होते हैं, जनरल लेजर, डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर। कॉस्ट अकाउंटिंग में यही लेजर हमारे अलग अलग टाइप के हो जाते हैं जिसमें मेन आता है सबसे पहले स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में जितने टाइप का माल हमारे पास रखा हुआ है, हर टाइप का अलग अलग माल, उस सबका अलग अलग अकाउंट खुल जाता है। तो जितने भी स्टोर लेजर हैं, स्टोर अकाउंट्स हैं, सारे यहाँ पर खुल जाते हैं। दूसरा, जब भी हमारा काम शुरू होता है कोई भी, उसे हम जॉब लेजर या वर्क इन प्रोग्रेस लेजर बोल देते हैं। तो जब भी जितना भी काम होगा तो उसे हम अकाउंट को कहाँ खोलेंगे, WIP लेजर या जॉब लेजर में। और जब माल बन के तैयार हो जाएगा तो उसे हम कहाँ डालेंगे, फिनिश्ड गुड्स लेजर में, या जिसे हम स्टॉक लेजर के नाम से भी जानते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हम लेजर बनाने वाले हैं वो हमारे लेजर थोड़े से अलग होते हैं फाइनेंशियल लेजर से। अब एक बात आप ध्यान रखिए, मैं आपको पहले कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए, मैंने अभी आपको कहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम एक जनरल लेजर बनाते हैं, एक हम डेटर्स लेजर बनाते हैं और एक हम क्रेडिटर्स लेजर बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा? ट्रायल बैलेंस के लिए तो सारे अकाउंट एक जगह होंगे तभी ट्रायल बैलेंस बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, डेटर्स लेजर सभी डेटर्स अकाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने याद करो 11th क्लास में जब हम लोग ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते थे तो ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स अकाउंट और सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट लिखा होता था। अगर वो सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री क्रेडिटर्स ना हो तो हमारे 50, 100, 200, 500 जो डेटर है उन सबके अलग अलग अकाउंट आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो पता चला 100, 200 अकाउंट तो डेटर्स के हैं, 100, 200 अकाउंट क्रेडिटर्स के हैं। तो उस झंझट को खत्म करने के लिए हम डेटर्स और क्रेडिटर्स लेजर बनाते हैं। डेटर लेजर में इंडिविजुअली सारे डेटर्स के अकाउंट बनाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक सन्ड्री डेटर्स या टोटल डेटर्स के नाम से एक अलग अकाउंट बनाया जाता है जिसका बैलेंस डेटर्स लेजर के बैलेंस के टोटल के इक्वल होता है। डेटर्स लेजर में 200 अकाउंट है, उन 200 अकाउंट के बैलेंसेस का टोटल और सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस सेम है क्योंकि सन्ड्री डेटर्स उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम डेटर्स लेजर का अलग से ट्रायल बैलेंस बनाना चाहते हैं, क्योंकि मान लिया हमने डेटर्स सन्ड्री डेटर्स अकाउंट भी बना लिया और सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट भी बना लिया, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस सपोज मैच नहीं हुआ,
तो हमें पता कैसे चलेगा कि गलती जनरल लेजर में है, डेटर्स लेजर में है या क्रेडिटर्स लेजर में, हमें पता नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, कई बार डेटर्स लेजर और क्रेडिटर्स लेजर में भी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और जैसे जनरल लेजर में सन्डी डेटर्स अकाउंट बनाया जो रिप्रेजेंट कर रहा है डेटर्स लेजर को, ऐसे ही हम डेटर्स लेजर में एक अकाउंट बनाएंगे जो रिप्रेजेंट करेगा सन्डी डेटर्स के रिवर्सल को। क्योंकि अगर हमारे डेटर्स, सभी डेटर्स का डेबिट बैलेंस है, तो इसका टोटल सन्डी डेटर्स में इसका रिवर्सल होगा और मैच हो जाएगा। और उसमें एंट्री अलग तरीके से होगी, कैसे होगी वो भी बता दो। तो जनरल लेजर अकाउंट बनाते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये टोटल डेटर्स का या सन्डी डेटर्स का रिवर्सल होता है। अब होता क्या है, जैसे हम माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली सेल करते जा रहे हैं, सारी एंट्री डेटर्स लेजर में होती जा रही है। पूरे महीने में, 6 महीने में, साल भर में टोटल जो सेल होगी, क्रेडिट सेल, उसकी एक एंट्री बनाएंगे हम अलग। इंडिविजुअल एंट्री तो बन गई, पूरे साल भर की एंट्री एक अलग बनाएंगे, क्या, सन्ड्री डेटर्स डेबिट। तो सन्ड्री डेटर्स डेबिट हो जाएंगे। इंडिविजुअली मान लिया 1,00,000 बार, अलग अलग पूरे साल में 1,00,000 बार 200-300 अकाउंट अलग अलग टाइम पे डेबिट हुए, उन सबका टोटल आ रहा होगा। उस टोटल को एंट्री बनाएंगे सन्ड्री डेटर्स डेबिट, तो सन्ड्री डेटर्स के डेबिट में आ जाएगा। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो जनरल लेजर के क्रेडिट में आ जाएगा। अब इससे क्या होगा, डेटर्स लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट में हमने अलग अलग एंट्री बनाई और उसका टोटल हमने यहां लिख दिया, तो इससे हमारा मैच हो जाएगा। तो हमें पता चलेगा कि डेटर्स लेजर में गलती नहीं है। ऐसी क्रेडिटर लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। जो क्रेडिटर लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट होगा वो सन्डी क्रेडिटर्स का रिवर्सल होगा। तो इस तरीके से होता है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट लेजर में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं और हम नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सीख रहे हैं। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग का मतलब हुआ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है। अब हमने माल खरीदा कैश में, तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री बना देते हैं परचेज डेबिट टू कैश और बैंक। ये तो हमने कहां पर एंट्री बना दी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी तो हम एंट्री बनाएंगे। अब जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री बनाएंगे तो हम स्टोर लेजर को डेबिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टू कैश दोबारा तो नहीं कर सकते। एक बार तो कैश हो गया, दो बार कैश थोड़ी ना जा रहा है, कैश का हिसाब अलग अलग करना है थोड़ी ना। हम कॉस्ट अकाउंट लेजर जो बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं, हम कॉस्ट से रिलेटेड चीजों को मेंटेन कर पाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम ऑलरेडी कैश, डेटर्स वगैरह को मेंटेन कर रहे हैं, हम उनको यहां पर दोबारा से मेंटेन नहीं करना चाहते। हमारा यहाँ फोकस है कॉस्ट का पता लगा, ना कि कैश, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक अकाउंट या फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट को मैनेज करना। ये सारा काम हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कॉस्ट लेजर में, और ये रिप्रेजेंट करेगा सभी डेटर्स, क्रेडिटर, कैश, बैंक को। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, जैसे माल खरीदा तो स्टोर लेजर डेबिट टू कैश की जगह टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम नहीं बनाएंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट ये अकाउंट मेंटेन करता है ताकि कॉस्ट लेजर की बैलेंसिंग हो पाए। क्योंकि आप केवल लिखोगे माल खरीदा, केवल परचेजेस या स्टोर डेबिट करोगे, क्रेडिट कुछ करोगे नहीं, तो बैलेंस इक्वल कैसे, ट्रायल बैलेंस कैसे बना पाएंगे। इसे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल सकते हो और इसे आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हो। इस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट है डबल एंट्री को कंप्लीट करना, ठीक है। It is important to note that no entry should be made direct from the financial book to cost book, but the entries must pass through this account. तो इसमें तो अलग अकाउंटिंग हो रही है, तो ये नहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कॉपी मार के यहां कर देंगे, यहाँ अलग हिसाब चलेगा। तो हमारी जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर है, जो भी हमारा सारे के सारे कैश, बैंक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अर्नड, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, ये सब कहाँ होगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में आ जाएगा।
इफ ए ट्रांजेक्शन ऑफ इंटरनल नेचर अफेक्टिंग द कॉस्ट अकाउंट ओनली, दैट इज हमने माल इशू करा, माल कहाँ रखा है, स्टोर लेजर में, और जहां पर काम होना शुरू होगा वो WIP लेजर। तो माल कहां से कहां जाएगा, माल स्टोर से वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस से कहां आएगा, फिनिश गुड्स में। तो WIP टू स्टोर, फिनिश गुड्स टू WIP, यहाँ कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत कहां पड़ेगी, जहां पर वो फाइनेंशियल अकाउंट की जरूरत आए, यूज आएगा। तो एक तो ये बात हो गई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। दूसरा हम क्या कह रहे थे, हम स्टोर लेजर बनाते हैं। तो स्टोर लेजर बनाते हैं तो स्टोर लेजर में सारा का सारा माल रखा रिकॉर्ड होता है। तो जब भी हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो यहाँ परचेजेस की जगह क्या लिखेंगे हम, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो जब भी माल खरीदेंगे तो हम लोग कहां पर उसे डेबिट करेंगे, परचेजेस की जगह स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद हम किस चीज का खर्चा करते हैं, अच्छा कॉस्ट शीट याद है आप लोगों को, थोड़ी सी याद दिलाता हूँ, उसकी हेल्प से आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। कॉस्ट शीट में हम डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हैं तो प्राइम कॉस्ट आता है, फैक्ट्री ओवरहेड लिखते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड लिखते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल आता है, फिर प्रॉफिट लिखते हैं तो सेल आता है। इसमें भी हमने देखा था कि WIP हमारा इस लेवल पर होता है, फिनिश गुड्स हमारा इस लेवल पर हो जाता है, और जो सेल्स होती है ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। सबसे पहले अभी तक हमने ये करिए कि डायरेक्ट मटेरियल परचेज करेंगे तो हम इससे स्टोर लेजर में लिखेंगे। उसके बाद कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट लेबर, तो उसके लिए वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में। जब भी वेजेस का खर्चा होगा तो उसे वेजेस कंट्रोल में लिखेंगे। फिर जो मेजर खर्चे होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट खोलेंगे, उसे वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, कुछ भी नाम दिया जा सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट ओपन होगा, एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट होगा। और जब भी माल सारा का सारा कहां पर जाकर बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस में, तो हम एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी ओपन करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट। तो जब भी डायरेक्ट मटेरियल कहाँ इशू होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में, डायरेक्ट लेबर कहाँ लगेगी, वर्क इन प्रोग्रेस। याद करो वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक होता है हमारा वो यहाँ पर आता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड भी कहाँ जाएंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट होगा तो कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में, तो वो फिनिश गुड्स में जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट होगा तो फिनिश गुड जो बिकेगा वो कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। और ओवरहेड के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। अंडर ऑब्जर्प्शन, ओवर ऑब्जर्प्शन क्या होता है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अंदाजे से ओवरहेड वसूल करते हैं अपने कस्टमर से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम होने के बाद में एंट्री होती है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है, हम एस्टिमेटेड बेसिस पर एंट्री बनाते रहते हैं। तो हम अपने कस्टमर से अंदाजे से पैसा लेते रहते हैं, सोचते हुए कि इतना पैसा लेंगे, होगा खर्चा, हम अंदाजे से ले लेते हैं। लेकिन साल खत्म होने के बाद पता चलता है कि जो अंदाजे से पैसा लिया और एक्चुअल में खर्चा हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस है। अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन, उसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट। वो भी तब ट्रांसफर करेंगे, हमारे 3 मेथड थे। एक था हमारा कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, एक था सप्लीमेंट्री रेट, एक था ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो ओवरहेड एडजस्टमेंट में तभी होगा जब कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर हमें करना होगा। एक होता है ओवरहेड सस्पेंस अकाउंट। कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने WIP स्टॉक को हम प्राइम कॉस्ट पे ही लिखना चाहते हैं, तो हम स्टॉक से रिलेटेड जो भी ओवरहेड्स हैं उन्हें स्टॉक अकाउंट में लिखने की बजाय अलग से ओवरहेड सस्पेंस में लिख देते हैं। कैपिटल ऑर्डर्स हो सकते हैं, हम किसी के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं या अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना फर्नीचर बना रहे हैं, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस उसे लिख सकते हैं। कोई अपना रिपेयर मेंटेनेंस हमारा खुद का हो सकता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को याद रखना है कि हम क्या करेंगे। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट कॉस्टिंग P&L अकाउंट बनता है जो नॉर्मल P&L से अलग होता है। फायदे क्या है, कंट्रोल अकाउंट
बनाने के मतलब कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बनाने के हमारे फायदे क्या है। डबल एंट्री सिस्टम पर हम करते हैं तो कोई भी डिफरेंस है, कोई भी गड़बड़ है, पता चल जाती है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ट्रायल बैलेंस बनता है, ऐसे इसमें भी बनता है। कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों के बीच में जो प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है उसके लिए हम रिकॉन्सिलेशन बनाकर एनालिसिस करते हैं क्या रीजन है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करने से फ्यूचर के बारे में हम प्लानिंग कर सकते हैं, फॉर पॉलिसी मेकिंग में हमारे हेल्प मिलता है और जल्दी से हमें अपनी मिस्टेक के बारे में मालूम चल जाता है। हम इसकी जर्नल एंट्रीज को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज जर्नल एंट्री इन रिस्पेक्ट टू मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स एंड अदर एंट्रीज। तो सबसे पहले हम समझते हैं एंट्रीज इन रिस्पेक्ट टू मटेरियल। मटेरियल से रिलेटेड हमारी एंट्रीज क्या बनेंगी, तो इनको एक एक एंट्रीज को हम ध्यान से समझते हैं क्या बनेगी। देखिए, सबसे पहले इसमें हम बहुत टाइम लगाने वाले हैं अच्छे से एक एक एंट्री को समझने वाले। जब भी हम माल खरीदते हैं तो माल हमारा हमारे स्टोर डिपार्टमेंट में चला जाता है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम स्टोर को डेबिट करते हैं। तो जब भी माल खरीदेंगे हम क्या करेंगे, जब भी हम माल खरीदेंगे, चाहे उधार खरीदें या नकद खरीदें, चाहे हम कैश में खरीदें चाहे क्रेडिट में खरीदें, कॉस्ट अकाउंटिंग अगर नॉन इंटीग्रेटेड है, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग एंट्री बना रहे हैं, तो कैश या क्रेडिट इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। हमारा काम केवल ये है कि कितने का माल आया। तो हम स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो माल आता है स्टोर में जाता है। और टू कैश या बैंक की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, हमें कोई मतलब नहीं है। ये जनरल लेजर में देखो जाकर, आपको अगर देखना है कि कहाँ क्या हुआ है, हमारा केवल मतलब है स्टोर से। बाकी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, चाहे वो कैश हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो। तो फर्स्ट एंट्री सन में आती है, जो भी माल खरीद रहे हैं हम, सारा का सारा कहाँ लिख रहे हैं हम, स्टोर्स में। जो भी हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है कहां पर आ रहा है, स्टोर में। स्टोर डेबिट हो गया। इसमें कोई डाउट इस एंट्री में? अगर हमारा माल वापस आया, परचेजेस रिटर्न हुई, तो इसकी रिवर्स एंट्री बना देंगे। परचेजेस रिटर्न हुई तो इसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी। तो क्या बन जाएगी, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेकेंड एंट्री सन में आती है आपको। अब हम थर्ड एंट्री बनाते हैं कि हमने माल स्टोर से इशू किया है। अब माल स्टोर से जो इशू होगा वो डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल वो है जो प्रोडक्ट के अंदर यूज हो रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल है जो प्रोडक्ट के अंदर यूज नहीं हो रहा है। जैसे हम, हमारे पास जो माल रॉ मटेरियल है, वो हम मिठाई बनाने का काम करते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए रॉ मटेरियल हमारे पास चीनी है, दूध है। तो ये सारी चीजें हम कहां पर यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर। तो ये डायरेक्ट मटेरियल। वहीं हमारे पास जिस मशीन में, हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनों में मिठाई बनती है, तो जिस मशीन में मिठाई बनती है उस मशीन में डालने के लिए हमारे पास ग्रीस है, ऑयल है। तो वो ऑयल क्या प्रोडक्ट के अंदर यूज हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री से रिलेटेड है। मान लिया हमारे पास स्टोर में बहुत सारे पेन और स्टेशनरी की आइटम भी रखी है, ऑफिस में जब जरूरत पड़ती है हम दे देते हैं। पोछा लगाने के लिए, ऑफिस में पोछा लगाने के लिए पोछा, फिनाइल, ये सारा सामान भी स्टोर में रखा है, ये भी इशू होगा। तो ये कहां जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में। सेलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारा सामान रखा है हमारे पास, तो जब वो वाला माल हम इशू करेंगे तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। और डायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कहां जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल कहां जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो डायरेक्ट मटेरियल कहां जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या सेलिंग ओवरहेड में। कुछ नहीं कहा तो फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि ज्यादातर जो माल है वो फैक्ट्री ओवरहेड में ही इस्तेमाल होता है। तो क्या एंट्री बन जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल जाएगा तो WIP टू स्टोर लेजर,
कंट्रोल अकाउंट, और अगर वो इनडायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट या एडमिनिस्ट्रेशन या रेस्पेक्टिव ओवरहेड डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। तो यही एंट्री है हमारी। नेक्स्ट, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल इशू करेंगे तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसमें कोई डाउट? अगर मटेरियल हमने खरीदा है और खरीद कर, देखो हमने पहले क्या करा था, रॉ मटेरियल खरीदा और उसे कहां डाला, स्टोर में। स्टोर से कहां गया, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो जब माल खरीदा था तो हमने एंट्री बनाई थी स्टोर डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू स्टोर। लेकिन ये भी तो हो सकता है माल जहां पर जरूरत पड़ रही है, जहां पर काम हो रहा है, वहां पर माल खत्म हो गया, उन्होंने हमसे कहा माल इशू करो, हमने देखा तो स्टोर में भी माल नहीं है, तो हमने फटाफट मार्केट से खरीद के सीधा ही WIP पे, जहां फैक्ट्री में जहां माल बन रहा है वहीं पर भेज दिया। नहीं तो हम पहले यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ स्टोर में रखेंगे, फिर स्टोर से इशू करके वहां थोड़े ना देंगे। तो अगर डायरेक्टली माल खरीद कर वहीं डाल दिया तो सीधा WIP डेबिट हो जाएगा और टू कैश बैंक की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। तो अगर हमने स्पेशल जॉब पर सीधा माल खरीदा है तो वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट हो जाएगा। जहां पर माल बन रहा है वर्क इन प्रोग्रेस में, वहां पर माल एक्स्ट्रा बच गया, काम हो गया, तो वापस आएगा। तो WIP से स्टोर में माल वापस आएगा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, स्टोर डेबिट टू WIP। तो ये एंट्री बन जाएगी स्टोर डेबिट टू WIP। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इसके बाद हो सकता है कि हम इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हो तो रेस्पेक्टिव ओवरहेड डेबिट टू स्टोर लेजर हो जाएगा, है ना। अब एक जॉब से दूसरी जॉब में माल गया, जहां वर्क इन प्रोग्रेस लेजर बनती है हमारी, जिसे हम जॉब लेजर भी कहते हैं, वहां पर अलग अलग काम हो रहा है। तो जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, जॉब नंबर 4, मान लिया एक जगह लड्डू बन रहे हैं, एक जगह हमारे बर्फी बन रही है। तो जहां लड्डू बन रहे थे वहां हमने चीनी इशू करी थी, वहां पर चीनी बच गई, लेकिन जहां हमारी कोई और चीज बन रही है, बर्फी बन रही है, वहां चीनी की जरूरत है। तो लड्डू जहां रखे थे उसके बाद जो चीनी बची थी वो वहां से बर्फी वाले के पास चली गई। तो हम क्या कर देंगे, बर्फी डेबिट टू लड्डू कर देंगे, जॉब नंबर रिसीवर डेबिट टू गिवर। तो हम एक जॉब से दूसरी जॉब पर माल गया है तो जिस जॉब पर माल गया है उसको डेबिट कर देंगे, जिस जॉब से गया उसे क्रेडिट कर देंगे। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर अलग अलग अकाउंट होंगे ना, कि इस चीज में इतना सामान जा रहा है, इस चीज में इसे ऐसा देखो, ये फैक्ट्री है, आप फैक्ट्री गए नहीं तो मैं उसका एग्जांपल देने की बजाय मैं आपको एक सीधा साधा एग्जांपल देता हूँ। आप एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में 10 टेबल है, तो 10 टेबल में जब भी रसोई से माल टेबल पर जाएगा, पहले क्या होगा, माल हमारा सपोज आप किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए, वहां पर डोसा बनाने के लिए आलू चाहिए, तो आलू कहाँ रखे हैं, स्टोर में। तो पहले स्टोर से आलू इशू होगा, फिर उसे उबाला जाएगा रसोई वगैरह में, तो ये WIP है, समझ रहे हो ना। तो उसे वहां पर दिया, मान लिया आलू वहां की बजाय कहीं और अंदर ही सामान यूज करने के लिए गया, तो एक से डेबिट दूसरी जगह क्रेडिट, सही कॉस्ट निकालने के लिए हम ये काम कर, है ना। ऐसे ही अगर हम ये माने अलग अलग टेबल WIP है जहां पर खाना खा रहे हैं लोग, सपोज, तो एक जगह हमने उसने लिखवाया कि मैं जॉब नंबर टेबल नंबर 5 पर खाना लेकर जा रहा हूँ, उन्हें गलती से बोल दिया या लेकर गया टेबल नंबर 5 पर, उसने कहा भैया हमें नहीं चाहिए, टेबल नंबर 6 पे चाहिए था, हमने 5 से 6 पे शिफ्ट कर दिया। तो ऐसा भी हो सकता है। मेनली क्या है कि हम जहां पर सामान भेज रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, हमने यहाँ पर 50,000 का माल भेजा, तो हमने तो जॉब नंबर 1 की कॉस्ट में 50,000 लिखा है। अब पता चला जॉब नंबर 1 से जॉब नंबर 2 में 5,000 का माल शिफ्ट हो गया, तो हमें जॉब नंबर 2 को प्लस 5,000 और जॉब नंबर 1 को माइनस 5,000 करना चाहिए, सिंपल। तो यही है, ये हमें जनरली बनाने को नहीं आता है, मैंने वैसे बता दिया है कि ऐसा भी होता है, इसकी एंट्री हमें बनाने को नहीं आती। इसके अलावा माल खराब भी होता है, नॉर्मल लॉस भी होता है, एबनॉर्मल लॉस भी होता है। देखिए हम नॉर्मल लॉस अपने कस्टमर से वसूल करते हैं, है ना। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मल लॉस की एंट्री मत बनाओ। क्यों ना बनाओ, उसका लॉजिक अलग होता है, यहाँ क्यों एंट्री बनाए उसका लॉजिक अलग है, दोनों समझिए। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम मान लिया ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं,
यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, यहाँ पर हम परचेजेस लिखते हैं, यहाँ सेल लिखते हैं, यहाँ क्लोजिंग लिखते हैं, यहाँ जीपी आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आते हैं, वो अभी मैं फिलहाल लिख नहीं रहा हूं। अब देखो जो माल खराब हुआ है नॉर्मल लॉस, या तो वो ओपनिंग स्टॉक में से होगा या परचेजेस में से होगा। तो जो माल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है, जो नॉर्मल माल है, या तो वो बिक गया या क्लोजिंग स्टॉक में, तो डेबिट में आया, क्रेडिट में भी आ गया। और सेल जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, इसलिए जो डिफरेंस है वो जीपी में, ग्रॉस प्रॉफिट में आ जाता है। लेकिन जो नॉर्मल लॉस है वो डेबिट में तो आया, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में, लेकिन हम उसे क्रेडिट में नहीं लिखते। क्रेडिट में नहीं लिखा और डेबिट में लिखा तो कॉस्ट में तो आ गया, और इसकी वजह से डेबिट में लिखा क्रेडिट में नहीं लिखा तो हमारा जीपी अपने आप कम हो गया। और हम चाहते भी यही है, क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस ऐसा होता है जो हम अपने कस्टमर से रिकवर करना चाहते हैं और प्रॉफिट पे इफेक्ट डालना चाहते हैं। लेकिन अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने जैसे ही माल खरीदा था, उसे कहां डाला था हमने? स्टोर में। और जब माल इशू कर रहा था उसे कहां डाला था? और या ओवरहेड में, जब इनडायरेक्ट मटेरियल था। अब नॉर्मल लॉस है, पड़े पड़े माल खराब हो गया स्टोर में, अगर हम एंट्री नहीं बनाएंगे तो वो कॉस्ट में आया ही नहीं, ना तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में आया, ना फैक्ट्री ओवरहेड में आया, तो वो तो माल स्टोर के अंदर ही रह गया। तो स्टोर को तो हमें कम करना पड़ेगा ना, माल तो खराब हो गया। तो उसको क्या करें? वर्क इन प्रोग्रेस में इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारा कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है। लेकिन ये जो नॉर्मल लॉस है ये तो खराब हो गया, प्रोडक्ट के अंदर नहीं आया, लेकिन हम अपनी कॉस्ट में डालना चाहते हैं। तो जो माल प्रोडक्ट के अंदर नहीं आता लेकिन इस्तेमाल होता है, उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड में डालते हैं। तो हम इस नॉर्मल लॉस को फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे। ऐसा करने की से कॉस्ट का पार्ट तो बन ही गया, कॉस्ट का पार्ट बन गया तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो ही जाए। अगर हम एंट्री नहीं बनाते तो हमारी कॉस्ट का पार्ट कहीं बनता नहीं, और हमारा स्टोर बढ़ता बढ़ता रहता हर साल, क्योंकि वो माल हम दिखाते रहते हैं, स्टोर में आ रहा है, जा रहा नहीं है कहीं। तो लॉजिक थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान रखना। और एबनॉर्मल लॉस किसे कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस वो होता है जो हम अपने कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, तो ये हमारा डेड लॉस है। और लॉस कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते तो हम नॉर्मल प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं होना देना चाहते, ये एबनॉर्मल लॉस है, तो इसे सीधा पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। हम इसे अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं डालते, सीधा कहां डाल देते हैं? पीएनएल। तो ये है हमारा जनरल एंट्रीज। इसे आप आराम से एक बार सब एंट्रीज को दोबारा से देख लीजिए, फिर अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, तो आपको एंट्री सारी अच्छे से पता होंगी, तो ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। यहाँ लिखा है पास सुटेबल जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहले हमने मटेरियल परचेज किया है, फिर रिटर्न किया है, कुछ डायरेक्ट मटेरियल हमने इशू किया है, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया है, और मुझे सब पॉइंट को देखकर लग रहा है थोड़ा इंटर रिलेटेड से है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है सारे पॉइंट। तो सबसे पहले मटेरियल परचेज करा है, क्रेडिट परचेजेस फॉर जॉब नंबर एक्स एंड कैश परचेजेस। तो देखिए जो क्रेडिट परचेजेस और कैश परचेजेस है उसकी तो सेम एंट्री होती है हमारी। क्या एंट्री होती है? स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 10 and 1 11,000। नरेशन भी लिख देंगे आप नॉर्मली क्या क्या करा है। जो हमने सीधा जॉब एक्स के लिए खरीदा है उसके लिए क्या एंट्री बनेगी? वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल है, कंट्रोल है, सही नाम बोलो। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 400 रुपीज।
सेकंड, ये फर्स्ट की एंट्री थी। सेकंड की बात करते हैं, रिटर्न टू सप्लायर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलो मैं स्टोर से लिख देता हूं पहले, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एंट्री की रिवर्स बना दी है। डायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, जब डायरेक्ट मटेरियल इशू होता है तो हमारी एंट्री होती है वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। और हमारा 8,000 रुपीज का माल इशू हुआ है। जो इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है तो रेस्पेक्टिव ओवरहेड में डेबिट होगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1,000, ऑफिस ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 500, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट 500 टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 2,000, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर। तो जो हमने माल इशू किया था, वो हमने माल इशू किया था 11,000 रुपए का, यहाँ पर 8,000 रुपए का, है ना। इस 8,000 में से 1,000 रुपए का माल वापस आया प्रोडक्शन से। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,000। तो इस मेथड से हम लोगों ने क्या सीखा कि स्टोर से रिलेटेड हमारी क्या जर्नल एंट्रीज बनती है।